सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आऊँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जो उनकी इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट नंबर 1 है, जिसकी का एक टॉपिक कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरिंदो बिंदु। ठीक है, तो आज मैं श्री कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरिंदो बिंदु का पूरा जो कंट्रीब्यूशन है वो डिटेल में समझाऊंगा, और साथ में आपको हमारे जैसे जैसे मैं समझाऊंगा उसी के साथ साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि अगर जैसा मैं इसमें लिखवाऊंगा अगर आप सेम वैसा ही लिख के आते हैं तो आपको पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने पूरे डिटेल में आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस बताया, तो जाके देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जिन स्टूडेंट्स ने सिलेबस देख लिया होगा जो मैंने बताया था वीडियो में, तो उन्हें ये पता होगा तो उनकी पहली यूनिट है यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 में जो यूनिट नंबर 1 का जो नाम है वो है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो उन लोगों को ये पता होगा। आप अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो कृपया जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बिना सिलेबस के आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो उसी यूनिट का एक जो टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरिंदो बिंदु, उसी को आज हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एग्जाम में अगर आपके आ जाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरिंदो बिंदु, तो आपको पहली हेडिंग डालनी है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको हर जितने भी कंट्रीब्यूशन है उसमें इंट्रोडक्शन तो आपको डालना ही डालना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपको पूरा बताऊंगा, पूरा जो कंट्रीब्यूशन है वो हिंदी में भी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है श्री अरिंदो बिंदु इज़ ए पोएट। वो एक पोएट थे, फिलोसफर थे, प्रोफेट थे एंड योगा गुरु थे इन द मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। मॉडर्न हिस्ट्री में और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, आगे हिज पोइट्री इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज रिलीजियस एंड मिस्टिकल फोर्स। उनकी जो कविताएं थी वो याद करी जाती थी फॉर हिज रिलीजियस, उनके धार्मिक और रहस्यमय तरीकों थे, मिस्टिकल फोर्स है। ठीक है, तो ही वॉज ऑल्सो जर्नलिस्ट लाइक वंदे भारत। वह जर्नलिस्ट भी थे, जो वंदे भारत न्यूज़पेपर आता है उसमें वह जर्नलिस्ट में थे और एडिटिंग का काम करते थे। ठीक है, यहाँ पे वंदे भारत न्यूज़पेपर में। ठीक है, हिज कंसेप्ट ऑफ पोइट्री इज़ मेमोरेबल। जो उनका पोइट्री कविताओं का कंसेप्ट था वो यादगार था। उनकी पोइट्री इतनी बढ़िया होती थी कि जो भी लोग पढ़ते थे तो उनके दिमाग में एक तरीके से बैठ जाती थी। आगे है कि ही ऑल्सो ज्वाइंड द इंडियन मूवमेंट फॉर फ्रीडम। इन्होंने क्या करा था कि आज़ादी के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट जो चला था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें इन्होंने भाग लिया था आज़ादी के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन के बाद आपको सेकेंड हेडिंग डालनी है बर्थ एंड पेरेंट्स, या पेरेंटेज भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए कंट्रीब्यूशन तो बताएंगे, लेकिन जिसके बारे में हम कंट्रीब्यूशन लिख रहे हैं उसकी पहले डिटेल लिखना हमें ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि उनका कौन है और बाद में उनका बर्थ कहाँ, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो बर्थ एंड पेरेंट्स में आपको लिखना है ही वॉज बॉर्न इन कलकत्ता ऑन 15 अगस्त 1872। तो उनका जन्म कोलकाता में 15 अगस्त 1872 में हुआ था। और आगे है कि हिज फादर्स नेम वॉज कृष्ण धुन बोस। उनके जो पिता का नाम था नाम था वो था कृष्ण धुन बोस, और जो कि एक सिविल सर्जन थे। कौन थे? एक सिविल सर्जन थे। एंड हिज मदर्स नेम वॉज स्वामलता देवी, और उनकी जो माता का नाम था वो स्वामलता देवी था। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है हिज कंसेप्ट ऑफ पोइट्री, क्योंकि जो श्री अरिंदो बिंदु थे वो एक पोएट थे, तो उनका जो पोइट्री का कंसेप्ट था वो कैसा था, इसमें हम इस हेडिंग में आपको बताएंगे। ठीक है, तो हिज कंसेप्ट ऑफ पोइट्री आपको हेडिंग डालनी है। आगे लिखना है कि हिज कंसेप्शन ऑफ पोइट्री इज़ रिमार्केबल, मतलब कि जो उनका कविताओं का जो कंसेप्ट था वो रिमार्केबल, मैंने इसके ऊपर देखिए हिंदी भी लिख सकती है कि अद्भुत था। फॉर इट्स विजनरी एंड स्पिरिचुअल कैरेक्टर, उनके काल्पनिक और धार्मिक चरित्र के लिए उनका जो कंसेप्ट ऑफ पोइट्री था वो अद्भुत था। आगे लिखा है कि फ्रॉम हिम पोइट्री एम्स एट गिविंग, आगे है इमेजिनरी प्लीजर, मतलब कि उनके लिए जो कविताओं का जो उद्देश्य था वो काल्पनिक आनंद देना था किसी इंसान को। ठीक है, आगे लिखा है कि ही सक्सीडेड, वह सफल हुए इन बोरिंग डालने में दिस डीप स्पिरिचुअल जॉय, ये धार्मिक आनंद इनटू ऑल दोस्त उनमें हु आर प्रिपेयर टू रिसीव इट, जो इन्हें लेना चाहते थे। ठीक है, आगे है कि अकॉर्डिंग टू श्री अरिंदो बिंदु के अनुसार द पोएट ओपन्स इनसाइड बिफोर द रीडर्स एंड दिस इनर साइट मस्ट हैव बीन इंटेंस हिन बिफोर ही अवेकन इन इट अस, मतलब
इसका मतलब ये है कि कभी पाठकों के सामने अंतर्दृष्टि खोलता है। अंतर्दृष्टि मतलब होता है अंदर की जो दृष्टि होती है, इनर सोल जिसे कह सकते हैं, वो खोलता है। और ये दृष्टि हमारे अंदर जागृत करने से पहले उसमें तीव्र रही होगी, मतलब ये पोएट का कहना है, श्री अरविंदो बिंदु का। ठीक है, तो यहाँ से जो इनका कंसेप्ट ऑफ पोएट्री है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, तो अब जो आपकी मेन हेडिंग आती है हिज कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान, मतलब इंडियन राइटिंग में उनका क्या योगदान था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना है कि श्री औरोबिंदो बिंदु कंसीडर्ड हिमसेल्फ फर्स्ट एज ए पोएट। जो श्री औरोबिंदो बिंदु थे वो सबसे पहले कंसीडर्ड मतलब सबसे पहले समझते थे अपने आप को एक पोएट समझते थे, एंड एनीथिंग एल्स लेटर, और बाद में कुछ और। तो आगे लिखना है कि ही रोट हिज फर्स्ट पोएम ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज। देखिए कि उन्होंने अपनी पहली कविता अपने स्कूल के दिनों में ही लिख दी थी। एंड ही कंटिन्यूड टू राइट पोइट्री ऑल थ्रू हिज लाइफ, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो कविताएं लिखनी थी वो जारी रखा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने अपनी पहली पोएम थी वो उन्होंने अपने स्कूल डेज में ही लिख दी थी, और जो कविताएं जो लेखन वो कर रहे थे वो उन्होंने पूरी ज़िंदगी ऐसा ही जारी रखा। ठीक है, आगे है कि हिज पोएम डील्स विद अ लार्ज वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। जो उनकी कविताएं हैं वो एक विशेष प्रकार या बड़े प्रकार के विषय से डील करती हैं। एंड डिस्प्ले हिज लवली परसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर, और डिस्प्ले मतलब क्या कहती प्रस्तुत करती हैं हिज लवली परसेप्शन, मतलब एक प्यारा अनुभव ऑफ ह्यूमन, इंसानी स्वभाव का। ठीक है, आगे है कि ही रोट सम ऑफ द सोनेंट्स ऑफ दिस टाइप। उन्होंने क्या करे थे, सोनेंट्स भी लिखते थे इसी टाइप के। इन एडिशन टू 24,000 लाइन फेमस एपिक सावित्री, और इसके अलावा उन्होंने एक 24,000 लाइन्स की एक फेमस एपिक भी लिखी थी जिसका नाम था सावित्री। ये आपको ब्लैक हेडिंग से दर्शानी। देखिए जैसे मैंने आपको इसमें बता रहा हूँ सेम वैसे ही आपको लिखना है। जैसे मैंने ब्लैक से ये लिख रखी है तो सेम आपको वैसा ही ब्लैक से वहाँ क्या करना है, लिखना है। ठीक है, आगे है कि हीज अदर्स वर्क आर, उनके अदर वर्क्स क्या आते हैं। देखिए जो मैंने ये जो इनकी ये वर्क्स लिखे हैं तो यही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर वहाँ आपका पूरा नहीं पढ़ेगा कि क्या क्या आपने लिखा है, एग्जामिनर मेन चीज़ें पढ़ेगा, तो आपको ये ब्लैक लाइन से दर्शानी है। ठीक है, तो पहले आपने लिखा उनके जो वर्क थे, पहले उन्होंने लिखा था कि द लाइफ डिवाइन, सेकेंड था द सिंथेसिस ऑफ योगा, और थर्ड ऐसे ऑन द गीता, और फोर्थ था द सीक्रेट ऑफ योगा, फिफ्थ द उपनिषद, और था द ह्यूमन साइकिल, द फ्यूचर पोट्री, एंड द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। ये उनके क्या थे, वर्क्स थे, और इन्हीं वर्क के कारण ही इन्होंने उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन राइटिंग में। ठीक है, आगे है कि श्री औरोबिंदो बिंदु घोष ने कई सारे अपने कार्य लिखे इन इंग्लिश, अंग्रेज़ी में लिखे। His works were later translated into several languages including the Indian languages हिंदी, बंगाली, गुजराती, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एज वेल एज फ्रेंच, चाइनीज़। मतलब कि जो उनके जो वर्क्स थे बाद में उन्हें ट्रांसलेट कर दिया गया कई लैंग्वेज में, इंक्लूडिंग द इंडियन लैंग्वेज के इंक्लूडिंग मतलब हिंदी में कर दिया, बंगाली, गुजराती, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एज वेल, और यहाँ तक कि फ्रेंच, जर्मन और चाइनीज़ में भी उनकी जो पोइट्री की लैंग्वेज थी उसे ट्रांसलेट कर दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको हिज प्लेस इन इंडियन राइटिंग पोइट्री, मतलब उनका इंडियन राइटिंग पोइट्री में क्या स्थान था। ठीक है, तो स्थान पहले आपको लिखना है कि हिज पोइट्री हैज़ अ प्रोमिनेंट प्लेस इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, मतलब कि जो उनकी कविताएं थी उनका एक प्रमुख स्थान था इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, भारतीय लेखन में के अंग्रेजी में उनका एक प्रमुख स्थान था। देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है कि इट विल नॉट बी रॉन्ग टू कॉल, ये कहना गलत नहीं होगा कि हिज पोइट्री अ परफेक्ट कॉम्पोजिशन, जो उनकी कविताएं हैं एक परफेक्ट कॉम्पोजिशन है फॉर अ फ्यूचर जनरेशन, भविष्य के जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जो उनकी कविताएं हैं वो एक परफेक्ट कॉम्पोजिशन है। देखिए कितनी प्यारी लाइन कही इन्होंने, इससे उनका पता चलता है कि उनका जो इंडियन राइटिंग पोइट्री में जो उनका स्थान था वो कितना ऊपर था। ठीक है, तो लास्ट हेडिंग आपको डालनी है कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष। जो आपने पूरा कंट्रीब्यूशन इनका पढ़ा है तो इनसे आपको क्या निष्कर्ष निकला, तो इसमें आपको वही लिखना होता है। तो श्री औरोबिंदो बिंदु इज़ क्वाइट यूनिक इन द एरिना ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री। जो श्री औरोबिंदो बिंदु थे वो बिल्कुल अलग थे इन द एरिना ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री, इंडियन इंग्लिश पोइट्री के एरिना में वो बिल्कुल यूनिक थे। आगे है कि दस इस प्रकार, दस माने होता है इस प्रकार, ही इज़ अ ग्रेट फिलोसफर, वह एक ग्रेट फिलोसफर थे, नॉवलिस्ट थे, पोएट कवि थे, एंड अ यूनिक मिस्टिक्स में, और एक यूनिक मिस्टिक्स में मतलब रहस्यमयी कवि भी कह सकते हैं। ठीक है, ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म, उन्हें क्या कहा जाता था, द प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म भी कहा जाता था।
आगे है, लास्ट है कि हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू बी डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इज़ इमिनेंस। मतलब निष्कर्ष, मेन तौर पे ये निष्कर्ष या कंक्लूजन ये निकलता है कि जो उनका कंट्रीब्यूशन था टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंडियन राइटिंग के डेवलपमेंट के लिए इन इंग्लिश में इज़ इमिनेंस, एक विशाल था। ठीक है, तो यही था आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री औरिंदो बिंदु। मैंने पूरा का पूरा इसमें कंट्रीब्यूशन करवा दिया विद हैंड रिटन नोट्स हैं ये। मैंने इसमें ये भी बताया कि आपको कैसे लिखना है, किस चीज़ को आपको ब्लैक पेन से दर्शाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने सिलेबस अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ सिलेबस ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बिना सिलेबस के आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। जब तक कि हंसते रहिए। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।